नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद से मोदी सरकार अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अव्वल तो उसने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा ही नहीं होने दी, फिर विपक्षी दलों की जेपीसी जांच की मांग को उसने कान ही नहीं दिए। वो किसी भी तरह से जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सब से आगे जाकर उसने साजिशों का खेल भी शुरू किया है। उसने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि अडानी को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे मोदी सरकार को अस्थिर करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। उसके मुताबिक अमेरिका और जॉर्ज सोरोस मिलकर ये साजिश रच रहे हैं और उनके साथ गांधी परिवार और कांग्रेस भी है। षड्यंत्र की इस थ्योरी के तहत वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमले कर रहे हैं, उन्हें देश विरोधी और महागद्दार तक कह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी इस साजिश का पर्दाफाश भी हो गया है। पहले अमेरिका ने और फिर फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पार्ट ने षड्यंत्र की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि उसे मोदी सरकार के इस आरोप से निराशा हुई है, जबकि मीडिया पार्ट ने का कहना है कि मोदी सरकार फेक न्यूज फैला रही है और राजनीतिक एजेंडे के लिए उसकी रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। षड्यंत्र का ये नैरेटिव इसलिए भी ध्वस्त होता दिख रहा है कि कांग्रेस ने उल्टे मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने कहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे और तमिलनाडु के राज्यपाल की बेटी शमिता राव के सोरोस के साथ संबंध रहे हैं, उनसे वो फायदा लेते रहे हैं। उसने पूछा है कि मोदी सरकार ने इनमें से किसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या जॉर्ज सोरोस का जो कारोबार है हिंदुस्तान में उसको रोकने के लिए उसने कोई कुछ क्यों नहीं किया। ना तो उसने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया है और ना ही सोरोस के कारोबार पर कोई पाबंदी लगाई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार बेनकाब होने के बाद इन साजिशों से बाज आएगी, या यही उसका मोडस ऑपरेंडी है, इससे वो हटने वाली नहीं है। और ये भी कि जिस तरह के आरोप सोनिया गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस पर लगाए गए हैं, क्या उससे उनको कोई नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं, तो आइए उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं और इन सवालों के जवाब मांगते हैं। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। मेरा पहला मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इतनी बड़ी साजिश का तुमार खड़ा किया गया, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या गांधी परिवार को लोग उस नजर से देखेंगे कि वो साजिश करता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़ी हुई है, मोदी सरकार को पलटने के लिए सोरोस की मदद ले रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तमाम चीजें, और जब ये खुलासा हो गया मीडिया पार्ट वगैरह का, उसके बाद भी देखिए, ये जो पूरा आरोप है बीजेपी का या संबित पात्रा का जो आरोप रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया, या मीडिया पार्ट ने जो क्लेरिफिकेशन दिया, सोरेस का भी एक ट्वीट अभी चल रहा है जिसमें उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया है कि वो भारत तो प्रजातांत्रिक है पर मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने अडानी के साथ संबंधों को लेकर भी कहा है और इन्वेस्टर्स किस तरह से उनसे पैसा उगाने की कोशिश की गई उसके बारे में। बीजेपी का जो पूरा गेम प्लान है वो किसको एड्रेस करना चाहता है, ये एक मुद्दा है। जो दुनिया का जो मीडिया है या अमेरिकी मीडिया है जो यूरोप है, क्योंकि मीडिया पार्ट जो है फ्रांसीसी संस्था, उसने तो ये भी कहा है कि जब हमने रफाल के बारे में कहा तब तो आपने कुछ उस बारे में नोटिस ही नहीं लिया, और ये जो रिपोर्ट है जिसको प्रकाशित किया गया है वो हमने प्रकाशित ही नहीं किया, आपने तोड़ मरोड़ कर उसको वो किया है। ये पूरा का पूरा जो खेल है वो इंडियन पब्लिक को ये बताने की कोशिश है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार है वो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।
और वो एक षड्यंत्र कर रहा है जिसमें देश की जो आर्थिक प्रगति है उसको किस तरह से बाधा पहुंचाई जाए। अब हुआ क्या है मुकेश जी कि इन्होंने अमेरिका को भी नाराज कर लिया इस चक्कर में। उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को भी लपेट लिया बिल्कुल। कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है जो पूरा का पूरा है। अब उन्होंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि जो अमेरिकी प्रशासन है वो बाइडेन का अमेरिकी प्रशासन हमारे खिलाफ है। हो सकता है कि वो ये कहें कि नहीं, वो हमारा जो कहना था वो तो बाइडेन के खिलाफ था, ट्रंप का प्रशासन तो हमारे साथ है। हो सकता है 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद वो ये कहें, क्योंकि ट्रंप के आने से बहुत एम्बोल्डन्ड हो गई है बीजेपी। उसको लगता है कि उनका एक मसीहा अब हुकूमत में अमेरिका की आ जाएगा तो वो जो अडानी को नोटिस मिला है सुप्रीम वहां की अदालत का, वो भी ठीक हो जाएगा, तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएगी। मुकेश जी, ये जो अमेरिका जिस तरह का देश है और यूरोप में जिस तरह का प्रजातंत्र है, वहां इस तमाम चीजें चलती नहीं है जो भारत में ये लोग चलाना चाहते हैं। किस्सा क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद इनको लगा था कि मोदी जी या बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है और राहुल गांधी बहुत डाउन हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं कांग्रेस की हार के कारण, रिजल्ट के कारण, हरियाणा फिर महाराष्ट्र के कारण। जी। तो ये पूरा का पूरा जो अदानी पर हमले का जो मामला है वो डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक रणनीति के तहत राहुल पर और इंडिया ब्लॉक पर हमले चल रहे हैं। एक हमला तो बीजेपी कर रही है, दूसरा हमला जो इंडिया ब्लॉक के अलाइज हैं, ममता बनर्जी। हाँ, ये जी। तमाम, ममता भी है और अब तो लालू भी जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी भी है और उद्धव की पार्टी भी है और तमाम है। जब आप कमजोर हों तो आपको मजबूत करने के लिए बढ़ना चाहिए। जैसे इंडिया ब्लॉक को इस समय ताकतवर बनाने की जरूरत है, तो ये लोग भी कमजोर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये हमला जो है बीजेपी भी कर रही है जी। और इंडिया ब्लॉक के अलाइज भी कर रहे हैं कांग्रेस पर। एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और वो हिस्सा ये है कि राहुल के ऊपर दबाव है कि वो अदानी का मुद्दा छोड़ दें। जो आर्गुमेंट है पूरा का पूरा एलाइस का, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि आपने पूरे पार्लियामेंट में अदानी के मुद्दे को इतना पावर वो कर दिया है कि हम लोग बाकी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, या महंगाई का जी। मुद्दा है या और तमाम चीजें हैं। एक एक्सक्यूज। और अदानी के मुद्दे पर वो राहुल का साथ नहीं देना चाहते हैं ये लोग। तो ये जो पूरा का पूरा क्या क्या मामला। ये अडानी ने और मोदी सरकार ने इंडिया अलायंस को तोड़ लिया है, फोड़ लिया है राहुल के खिलाफ? अडानी का मामला बंद करवाइए। क्या ये खेल भी इस पर बात कम हो रही है, दूसरी साजिशों पे बात हो रही है, लेकिन क्या मोदी सरकार इस एंगल पर भी काम कर रही थी और उसका नतीजा ये है? मैं आपको इसमें एक छोटा सा अपनी शंका डालता हूं, शंका कह रहा हूं शब्द। बांग्लादेश के मामले में ममता बनर्जी और भाजपा एक साथ हो गए हैं। आप थोड़ा सा गौर करिए। केलकटा का जो आंदोलन था डॉक्टरों का, आरजी कार हॉस्पिटल का, जिसमें बीजेपी के नेता शुरू में बहुत जबरदस्त तरीके से कूदे थे और बीजेपी जबरदस्त तरीके से डॉक्टरों के साथ थी, आंदोलनकारियों के साथ थी। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया बाद के दिनों में कि इस पे तो अर्बन नक्सल का कब्जा हो गया है। हम लोगों ने कभी पड़ताल नहीं की कि वो अचानक से जो घटनाएं हुई
उसमें वो आंदोलन कहाँ खत्म हो गया? तो क्या हम एक ये सवाल पूछना चाहते हैं क्या कि क्या बीजेपी ने ममता बनर्जी को बंगाल में समर्थन दे दिया है कि क्या है कि आप राज करो यहाँ, आप हमको केंद्र में दिक्कत मत दो, हम आपको राज्य में दिक्कत नहीं देंगे। हम लोग क्या है पूरी पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं मतलब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, शंका का शब्द इस्तेमाल किया कि मैं अथॉरिटेटिव कुछ नहीं कहना चाहता, पर एक जो कॉन्स्पिरेसी राहुल गांधी के खिलाफ चल रही है या कांग्रेस के खिलाफ कि अब बिहार में चुनाव है और लालू यादव कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व बदल देना चाहिए। आप आप सोच लीजिए कि मतलब बिहार में अब केवल दिल्ली के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस के साथ है, पर वो अलग अलग से चुनाव लड़ रही है, और बिहार में चुनाव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उसके पहले लालू यादव जो इंडिया ब्लॉक के आर्किटेक्ट जिनको माना जाता है, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस, देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मीडिया के कुछ लोग भी वो सलाह ये दे रहे हैं कि राहुल गांधी को ये अदानी का मामला छोड़ देना चाहिए। और मतलब उनके आर्गुमेंट्स होंगे कुछ। जी। एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी। राहुल जिस दिन अदानी का मामला छोड़ देंगे, जिसके कारण उनकी पिछली बार सदस्यता गई, जिसके कारण मकान गया, जिसके कारण उनको जेल जाने की नौबत आई, उस आदमी ने इतनी यातनाएं सही, इतने कष्ट सहे पूरे परिवार ने, उसको अब सलाह दी जा रही है कि आप ये अदानी का मुद्दा छोड़ दीजिए। जी, ये बताइए श्रवण जी कि ये जो ये जो कॉन्स्पिरेसी, जो 2-3 तरह की कॉन्स्पिरेसी की इर्द गिर्द ही, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है तो किस तरह से पड़ रहा है? आपने एक इम्पैक्ट बताया कि राहुल के खिलाफ एक गोलबंदी हो गई, जो राहुल पर प्रेशर डाल रही है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी ये दबाव है कि वो ये दूसरे तरफ से दबाव, सरकार की तरफ से दबाव, क्या इस तरह की कोई बात कहीं से निकल रही है? नहीं, किस तरह का दबाव कि अदानी का छोड़ दें? हाँ। नहीं नहीं नहीं, राहुल छोड़ ही नहीं सकते। राहुल तो अब इस मुद्दे को और ज्यादा मजबूती से उठा रहे हैं। राहुल के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है, राहुल को कोई चिंता नहीं है। मतलब राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन इस कारण से नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के की मेहरबानी से है। उनके उनके सबसे ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में, इसके कारण है वो। तो इसलिए राहुल को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है कि ये सब लोग डरे हुए हैं। मतलब महाराष्ट्र में देख रहे हैं आपकी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, किस तरह से इन चुनावों के परिणामों से उबर नहीं पा रही है। या शरद पवार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। मतलब उद्धव ठाकरे तो ठीक है, फिर भी बंबई में जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, अबू आजमी ने, कि हम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से अलग हट रहे हैं, तो उसमें आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये तो पहले से बीजेपी के साथ मिले हुए थे, इसलिए बॉम्बे की यूनिट का समाजवादी पार्टी का और एमबीए का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी नेशनल लेवल पर एमबीए का हिस्सा है। पर दबाव की जो राजनीति है वो इतनी जबरदस्त है कि जैसे मैं आपको कहूं कि 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के पोर्ट प्रोजेक्ट में जो आना था, जिसमें अमेरिका से लोन लिया जाना था, वो
अडानी कंपनी ने वो रूल आउट कर दिया और वो कहा है कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेस से उसको पूरा करेंगे। इसका मतलब ये कि जो ये जो पूरा का पूरा इस समय क्लाइमेक्स पर है पूरा का पूरा मामला, और वो क्लाइमेक्स ये है कि अगर अदानी परिवार की, अदानी समूह की आर्थिक रीढ़ टूट जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ये सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी। इस समय आप समझिए, आप ये कह रहे हैं कि इस समय मतलब अडानी की गर्दन पे हाथ है, जी, यहां तक स्थिति बन गई है। बस अगर अपोजिशन एकजुट रहे तो ये मामला नहीं नहीं निपट नहीं सकता है। नहीं नहीं, अपोजिशन के एकजुट होने का सवाल ही नहीं, होगा ही नहीं वो अदानी के मामले में, क्योंकि अपोजिशन कहाँ ओबलाइज्ड है हमको पता नहीं है। स्टालिन ने तो खंडन कर दिया है कि अदानी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जांच बिठा दीजिए आप, जेपीसी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप इस पूरे मामले में। रेवंत रेड्डी ने वो 100 करोड़ रुपए जो वो दे रहे थे वो वापस कर दिए, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए। इंडिया ब्लॉक के जो स्तंभ हैं कि डीएमके है या कर्नाटक की सरकार है या तेलंगाना की सरकार है या हेमंत सोरेन भी हो सकते हैं, जो हैं अभी तक दिख रहे हैं, ये ये ताकत बनी रहेगी। मतलब ये जो इंडिया ब्लॉक का रिफॉर्मेशन हो सकता है, पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में अगर कोई ब्लॉक बनता है, वो सरवाइव ही नहीं करेगा अगर उसमें उसमें उसको उसको कांग्रेस का समर्थन नहीं है तो यानी कांग्रेस कोई ममता बनर्जी के अंतर्गत तो आ, काम आ, करेगी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुहिम चल रही है ममता बनर्जी को लीडरशिप देने की, कांग्रेस इसको कैसे रिएक्ट करेगी? कांग्रेस इसको कैसे लेगी? एक कांग्रेस ले ही कॉन्स्पिरेसी के नहीं, तौर पर लेगी? कांग्रेस जी। ने अपने लोगों से कहा है कि इस पर रिएक्ट मत कीजिए, चुपचाप रहिए, इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना बेस्ट है। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इनके हाथ में क्या है? ये कोई मीटिंग बुलाकर ये तो पास नहीं कर सकते कि खड़गे जी को हटाया जाए अध्यक्ष के पद से। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि राहुल कुछ नहीं है उसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके प्रमुख हैं इंडिया ब्लॉक के। मतलब कांग्रेस कह सकती है कि भाई राहुल, ना तो राहुल उसमें कुछ है ना, मतलब कोई ऑफिस ऑफिस बीरर तो है नहीं वो। तो इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश है। आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का नोटिस दिया है, उसमें सारे के सारे दलों के सिग्नेचर है। केवल इनको छोड़ दें आप, वाईएसआरपी को छोड़ दें या बीआरएस को छोड़ दें या बीजू जनता दल को छोड़ दें। जेडीयू जी। को छोड़ दें, ये अनप्रेसिडेंटेड है 72 साल में। और सरकार घबरा गई है कि ये कैसे हो गया। तो ये मामला अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये सरकार की, ये आप सोचिए कि पार्लियामेंट में बिजनेस ट्रांजैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और अब विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप चलने नहीं देना चाहते हैं पार्लियामेंट को। पहले ये लोग आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष नहीं चलने देना चाहता, और अब ये आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल, मुद्दा पार्लियामेंट का बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि ये सरकार जो है विपक्ष को चाहती ही नहीं है, वो खत्म करना चाहती। विपक्ष खत्म नहीं होगा। मतलब आप लोकसभा में सीटें कम कर दें या विधानसभाओं में सीटें कम कर दें, उससे विपक्ष नहीं खत्म होगा। अब एक चीज समझ लेना चाहिए हमको भी कि महाराष्ट्र की हार से या हरियाणा की हार से कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनको अब मेहनत कहाँ करनी है। कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि उनको मेहनत उत्तर प्रदेश में नहीं करनी है, उनको मेहनत महाराष्ट्र में नहीं करनी, उनको मेहनत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जो उनके राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां करनी है। और कांग्रेस के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर
इन राज्यों में अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, तो ममता की ताकत ही ये है कि आज देखिए सारे बाई इलेक्शन सब जीत लिए उसने वहां बंगाल में। आरजी कार हॉस्पिटल को खत्म कर दिया, आंदोलन को खत्म कर दिया उन्होंने। बांग्लादेश के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। वो अपने राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ और बांग्लादेश के मामले में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो गई। तो स्ट्रेटेजिकली जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कैसे राहुल गांधी को आइसोलेट करें, कैसे। और अब ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि प्रियंका आ गई है। पहले राहुल गांधी अकेले होते तो कर देते, अब मामला और बढ़ गया। तो इसलिए कांग्रेस इस समय ज्यादा मजबूत हो गई है और उस स्थिति में इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये स्टेलमेट जो पार्लियामेंट का है वो पार्लियामेंट के सेशन के साथ खत्म हो जाएगा। अब ये लड़ाई सड़कों पर चलेगी जी। और बीजेपी सड़कों की लड़ाई जीत नहीं पाएगी। बीजेपी के पास सड़कों की लड़ाई जीतने का एक ही एजेंडा है कि कम्युनल वायलेंस या हिंदू मुस्लिम मुद्दे नहीं है। मतलब वो सोरेस के मुद्दे को सड़कों पर नहीं ले जा सकती, अडानी के मुद्दे को राहुल सड़कों पर ले जा सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई एक अलग डायमेंशन में है। जी ये बताइए श्रवण जी कि ये जो अडानी को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, इसका कुछ असर हो रहा है? कुछ सरकार इसमें कामयाब होती दिख रही है क्या? अगर वो इस पे चर्चा नहीं होने दे रही है, इस पे जांच नहीं हो, इसकी पूरी उसने इंतजाम कर रखा है, तो जैसे हिंडनबर्ग के बाद मामला धीरे धीरे खामोश हो गया। मतलब राहुल गांधी बोलते रहे ठीक है, लेकिन उस तरह से मोदी सरकार को इम्पैक्ट नहीं कर पाया। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? लोगों को तो पता चल रहा है ना कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को पता है, पूरे अमेरिका को पता है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं सोरेस को लेकर, जो आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है ना कि सोरेस की फंडिंग, सोरेस जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उसमें तो बीजेपी भी फंड कर रहे, पैसा दे रही है यूएन बॉडी को। और आप ही ने बताया जयशंकर के बारे में, और आप ही ने बताया वो जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उनकी बेटी के बारे में आपने बताया। तो ये इन मतलब कांग्रेस तो कह रही है ना कि अगर ऐसा है तो सोरेस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं भारत में सब बंद कर दीजिए, उनको भारत बुलाइए, प्रत्यार्पण करवाइए, उन पर मुकदमा चलाइए और अडानी से कहिए कि वो अमेरिका जाकर फेस करें अदालत में। वहां जैसे ही पहुंचेंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये अदानी को बचाना इसलिए जरूरी है कि ये पूरी की पूरी जो सरकार है उसकी ताकत अडानी में है। 2014 के चुनाव से लेकर आज तक की जो पूरी ताकत है वो पैसे की ताकत है, मतलब फंड्स की ताकत है। और उसमें उनका योगदान है, अदानी समूह का योगदान है पूरा का पूरा। तो वो उनको, मतलब देखिए मोदी की एक खूबी है और वो बड़ी खूबी है कि उनका जो साथ देते हैं उनको वो आखिर तक निभाते हैं। तो वो अदानी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको छोड़ने का मतलब है कि उनके साथ के बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे जो उपकृत हैं। पूरे गुजरात में बहुत सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा, पूरे देश में बिगड़ जाएगा। तो पूरा इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा देश में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद किस तरह से क्रैश हुआ, हिंडनबर्ग के बाद किस तरह से क्रैश हुआ। और जो ये लेटेस्ट आया सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में, जो 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला जैसे ही सामने आया अमेरिकी अदालत में, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ने जो अमेरिका के जी। कहा, उसके बाद जिस तरह से रिएक्ट किया यहाँ शेयर मार्केट ने, ये तो कमर तोड़ देगा पूरा का पूरा। और आपके यहाँ से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो तो चल ही रहा है, विदेशी पोर्टफोलियोज पूरे के पूरे गायब हो रहे हैं आपके पूरे सिस्टम से। तो इसलिए ये
अडानी को बचाना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। मतलब वो वही रीढ़ की हड्डी है सरकार की, मतलब पूरी की पूरी जो ये है। क्या आपको लगता है कि अडानी के मामले में बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर किसी तरह की बेचैनी होगी, या वो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है कि हमें अगर विस्तार करना है, अपना एजेंडा चलाना है, तो हमें अडानी चाहिए, अडानी अपरिहार्य है उनके लिए? देखिए, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, पर मेरा ये मानना है, एक हंच है कि जो आरएसएस है वो अडानी के साथ नहीं है। मेरा सोच है, क्योंकि आरएसएस की जो पूरी ताकत है वो जमीनी ताकत है, उसके कार्यकर्ता, उनकी शाखाएं, पैसा उनकी ताकत नहीं है। मतलब फ्री बीज उनकी ताकत नहीं है। ये महाराष्ट्र का जो चुनाव भी है वो आइडियोलॉजी के आधार पर काफी लड़ा गया। मतलब लाडकी बहना एक कंपोनेंट है, पर उसके बावजूद वो आइडियोलॉजी ने बहुत काम किया। तो क्योंकि लाड़की बहना का रोल वहां भी रहा, झारखंड में भी रहा, उसी तरह की माई मैया जो योजना है वहां की जो है वो भी रहा। पर आरएसएस ने वहां महाराष्ट्र से ज्यादा मेहनत की। हेमंता ने बहुत की, शिवराज ने बहुत की, पर वो झारखंड में वो रिजल्ट नहीं आ पाए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आरएसएस इस पूरे मामले में, और एक जो बात चल रही थी, शुरू से चल रही है, कि एक जो लड़ाई चल रही है बीजेपी में और संघ में मोदी जी को लेकर, वो अभी बंद नहीं हुई है। तो इसलिए आपने देखा कि महाराष्ट्र में तमाम केंद्र की कोशिशों के बावजूद मराठा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, ब्राह्मण ही बना। और वहाँ इसकी जो रिएक्शन अब होगी महाराष्ट्र में, मराठों में जो रिएक्शन होगी, अभी तो लाडकी बहना योजना को लेकर शुरू हुआ है, क्योंकि वो अब फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि उसमें से जो फर्जी या अयोग्य लोग हैं उनको निकालने के आदेश दिए। उसकी रिएक्शन अभी शुरू हुई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये हमको ये देखना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम तय होता है। वो बहुत बड़ा एक संकेत होगा इंडिकेट। कि कि एक्चुअल में अब मोदी जी का या शाह साहब का बीजेपी पर कितना नियंत्रण बचा है। तो मैं ये थोड़ा सा, अब ये नेक्स्ट जो होने वाला है वो वही होने वाला है कि आप देखेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को ये लंबे समय तक टाल नहीं पाएंगे। और नड्डा साहब दो पदों पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी नहीं रह पाएंगे कि वो केंद्र में मंत्री भी बने रहें और कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष भी बने रहें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस को मैं अदानी के मामले में लिप्त नहीं करना चाहूंगा। और शुरू से ही मेरा ऐसा मानना रहा है कि आरएसएस के ऊपर आइडियोलॉजिकली आरोप लगते रहे हैं, पर आरएसएस पर कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे कि वो पूंजीपतियों के साथ उसकी हॉबनॉबिंग रही है, क्योंकि उनको इस तरह का कभी वो रहा नहीं है। तो इसलिए नहीं, मैं लेकिन वो फायदा तो उसको भी हो रहा है। आपत्ति मैं उसने की होगी इस सरकार से, मोदी जी से, कि अडानी, क्या उसने ये दर्ज कराया होगा मोदी को कि अडानी को दूर करो? अडानी इस सरकार को लील रहा है, बीजेपी को लील रहा है, क्या ये कन्वे किया होगा? देखिए मुकेश जी, अब वो कन्वे किया भी हो तो हम लोग अथॉरिटेटिवली कह नहीं सकते, और नहीं किया हो तो हम आरएसएस की मजबूरियां क्या है उसको समझ नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस को इस चीज का भान है कि मोदी जी अदानी से या पूंजीपतियों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, या ये सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक जो बन गया है गठबंधन, जिसको क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसका आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि ये सरकार को कौन चला रहा है, मोदी तो मुखौटा है। तो जैसा उन्होंने, राहुल गांधी ने पब्लिकली भी बॉम्बे में कहा कि ये तो मुखौटा है, तो वो
आरएसएस को भी ये तो पता होगा कि ये इनकी जो सरकार की सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो ये लोग हैं जो पूंजीपति हैं, और वो पूंजीपतियों को हटाने का मतलब ये है कि आप सरकार को वेंटिलेटर से हटा दें, तो इसलिए या ऑक्सीजन हटा दें सरकार के बेड से। तो मुझे नहीं लगता, आरएसएस का पूरा गणित अलग है। वो आरएसएस की जो सुप्रीमेसी है वो धर्म है, या हिंदू राष्ट्र है, या कम्युनल डिवाइड है। वो वो पूंजी के बल पर अपनी सत्ता को स्थापित करना, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी में कभी रहा नहीं, और इसीलिए इस तरह के आरोप कभी अटल जी पर लगे नहीं। अगर आपने देखा हो कि इस तरह की चर्चाएं अटल जी के राज में कभी हुआ नहीं कि उन्होंने। प्रमोद महाजन तो ये बखूबी करते थे, उनका काम ही यही था। देखिए, प्रमोद महाजन एक कोषाध्यक्ष होने के नाते, या फंड रेजर के नाते, या बॉम्बे के होने के नाते, उनकी जो लॉबिंग थी या उनका जो संबंध था वो अलग था। पर हमको नहीं पता कि मतलब मतलब जो पीयूष गोयल हैं, उनकी या उनके पिताजी की या उनके परिवार की भी जिस तरह के कनेक्शन रहे हैं बॉम्बे में या फाइनेंशियल कैपिटल में, फंड रेजिंग में तो रहे हैं। तो इसलिए मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर किसी प्रधानमंत्री के इस तरह से संबंध नहीं रहे जिस तरह के हमने देखे। और हमने जो एक किस्सा देखा था हर्षद मेहता का, कि वो सूटकेस लेकर नरसिंह राव के घर पर गए थे, उसके बाद क्या हुआ हर्षद मेहता का वो भी हमने देखा, पतन किस तरह से हुआ। ये जो रिपीट हो सकता है हर्षद मेहता कांड का, ये सरकार और अदानी उससे घबराए हुए हैं, क्योंकि अब वो तीन तरह के प्रेशर में है पूरे के पूरे। एक तो अपोजिशन का प्रेशर है, एक इंटरनेशनल प्रेशर जो पहले नहीं था अब हो गया है, और अब जो स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का, वो अपनी जगह है। तो इसलिए इन तीनों प्रेशर से अगर ये सरकार घबराए और विड्रॉ करे सपोर्ट को, जो कि अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि हाल के जो इस सरकार के जो डिसीशंस रहे हैं या चीज़ें रही है, उससे तो जो खबरें बाहर आती हैं वो ये कि अदानी समूह को फायदा ही पहुंचा है, या उसकी इकोनॉमी को मजबूती ही प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। उनके शेयर्स में जो गेन किया इन्होंने यूएस कोर्ट के बाद जो धक्का लगा था, तो उनके कुछ स्क्रिप्ट्स को उन्होंने कुछ गेन किया है, कुछ परसेंटेज गेन किया है। उसका बेसिक रीजन यही माना जाता है कि सरकार कहीं से ये लगने नहीं देना चाहती कि उसने अदानी का साथ छोड़ दिया है। एक जरा सी हिंट भी अगर बाजार में लग गई कि मोदी अब अदानी के साथ नहीं है, तो पूरा का पूरा अदानी समूह क्रैश कर जाए, खत्म हो जाए। तो वो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत अलग हैं, मतलब उसके इम्प्लीकेशंस देश की इकोनॉमी पर भी बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। ये बताइए कि जो मोदी अडानी का जो मुडानी का जो मॉडल है, उस पर जो अटैक राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी और कहना चाहिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, वो नीचे क्या कांग्रेस उस तरह के फाइटिंग मोड में आ पाई, आपको लग रहा है? ऊपर तो लग रहा है कि कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन निचले स्तर पर वो जुझारूपन कहीं दिख रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उसमें एक जो चर्चा, सबसे बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। इसमें दो तीन चीजें हैं मुकेश जी, कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी रहा ही नहीं। वो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन दिखता था वो पूरा सत्ता के साथ दिखता था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस का वो सत्ता थी, और वो सत्ता की जाती ही वो एक्सपोज हो गया पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, खोखला है पूरा। जिसको कहना चाहिए कि नीचे के स्तर पर कांग्रेस कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई भी जो अब बची है वो ऊपर की बची है। अगर आप देखें कि
आपने एक सवाल पूछा आरएसएस और बीजेपी को लेकर। आपके पास कभी कोई जानकारी मिले तो आप शेयर कीजिएगा कि क्या आरएसएस के लोग अदानी मोदी के संबंधों को लेकर डिफेंड कर रहे हैं क्या किसी भी लेवल पर? नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप आरएसएस के किसी नेता ने या प्रचारक ने या किसी पदाधिकारी ने इनको डिफेंड किया हो। वो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो सवाल आपका कांग्रेस के बारे में हुआ, आप बीजेपी के बारे में भी कह सकते हैं कि भाई अदानी को डिफेंड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि और राहुल गांधी को बहुत अब उम्मीद भी नहीं है। जिस तरह की कांग्रेस मध्य प्रदेश में है, जिस तरह के आरोप अडानी को लेकर गहलोत पर लगते रहे, जिस तरह के आरोप भूपेश बघेल को लेकर लगते रहे, मतलब एक जो आरोप लगा कि जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया के में जो पूरा रिश्वत का मामला आया, जो टेंडरिंग का आया, पावर एग्रीमेंट साइन करने को लेकर, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि क्या छत्तीसगढ़ भी शामिल है और तमिलनाडु भी शामिल है, तो क्या उनकी भी जांच कराएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा हाँ, होना चाहिए, जांच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, पर जांच ऊपर से शुरू होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो भूपेश बघेल के जमाने में जिनको प्रशय मिला या बढ़ावा मिला या और चीजें मिली, तो इसलिए हम नीचे के लेवल पर जो कांग्रेस का संगठन है उससे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। आप कमलनाथ से क्या अपेक्षा करेंगे मध्य प्रदेश में कि वो अदानी को लेकर क्या कहेंगे, जो कि बहुत बड़े फंड रेजर रहे हैं चीजों को लेकर। मध्य प्रदेश में कोई राजस्थान में गहलोत से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो विरोध करेंगे? गहलोत आज भी अखिल भारतीय स्तर पर सक्रिय हैं। उनको महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था राहुल गांधी के द्वारा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सचिन पायलट को प्रोमिनेंटली राहुल गांधी ने प्रमोट किया है। आप अभी भी पाएंगे कि इतना सचिन पायलट और राहुल गहलोत के बीच में मतभेदों के बावजूद जो सोनिया गांधी का परिवार है या पूरा कोटरी है, वो गहलोत को ही प्रमोट करती है। तो कांग्रेस की जो इनहेरेंट वीकनेसेस हैं वो सबको पता है। वो उनके गुड बुक में कौन लोग हैं और लोग क्यों छोड़ के गए। तो वो एक अभी जो तात्कालिक मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि ये लड़ाई ऊपर की हो गई है और ऊपर ही चलेगी। तो कांग्रेस का जो आदमी है या कार्यकर्ता है वो राहुल की तरफ ही देखेगा, वो नीचे इस लड़ाई को ले जा नहीं सकता। उसके पास न तो ताकत है न वैचारिक क्षमता है। इसीलिए आप पा रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है स्पोक्स पर्सन से लड़ रहे हैं। सुप्रिया शिनेत लड़ रही हैं या पवन खेड़ा लड़ रहे हैं, पवन खेड़ा लड़ रहे हैं या जयराम रमेश लड़ रहे हैं। जयराम पवन खेड़ा वीडियोस बना रहे हैं पूरे के पूरे। आप सोचिए कि माधवी बुच के मामले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो मामला पूरा ठंडा हो गया। 2 महीने बाद वो रिटायर हो जाएंगे, वहां से उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो पूरी की पूरी चीज ठप हो जाएगी। अकेले राहुल गांधी क्या क्या करेंगे? और माधवी बुच को भी उठाएं और अडानी की लड़ाई भी लड़ें और इंडिया ब्लॉक को भी संभालें, कांग्रेस को भी ठीक करें, संभव नहीं है। कांग्रेस जिस हालत में है उस स्थिति में वो बीजेपी जैसी स्ट्रक्चर्ड पार्टी नहीं है, ना उसके पास कैडर है और न कांग्रेस के पास आरएसएस जैसा सपोर्ट सिस्टम है। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस से उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। तो उसकी उसकी बीमार हालत को देखते हुए जितनी करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो अटैक गांधी परिवार पर हो रहे हैं साजिशों का, इसका कोई असर जनता पर पड़ता होगा? क्या जनता इन आरोपों को स्वीकार करती होगी, मानती होगी?
कि क्यों ये नहीं मानेगी? अंतर्राष्ट्रीय साजिश का क्यों हिस्सा है? क्यों नहीं क्यों क्यों नहीं मानेगी? जनता पूछेगी कि भाई आप बताइए, आप अमेरिकी अदालत कल से कॉग्निजेंस लेगी कि आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया स्टिपुलेटेड पीरियड में। इ इसमें केवल एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही है, अ, उसको जनता तक कांग्रेस सिर्फ़ इतना ही करे, पहुँचा दे, नीचे के लेवल पर आम जनता तक कि देखिए ये चल रहा है। अमेरिका में ये चल रहा है, या अदानी का ये चल रहा है। वो अगर करना शुरू कर दे तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नहीं, अभी मेरा सवाल दूसरा था कि ये जो डीप स्टेट, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अमेरिका शामिल है, ये सब जो है, ये जो जोड़ते हैं गांधी परिवार से, क्या इसको आम लोग बाय करते होंगे, इस पूरी नहीं करते थ्योरी हैं, को? नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं करते हैं मुकेश जी, कि अगर करते होते तो ये चीज़ पिछले 10 सालों से चल रही है और गांधी परिवार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आरोप तो कांग्रेस के अंदर जो ग्रुप बना था असंतुष्टों का, उन्होंने लगाए हैं। तो इसलिए लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये जो जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि सिर्फ इस एक परिवार को खत्म कर दो आप, उसके बाद देश में तानाशाही या अधिनायकवाद या एक पार्टी का सिस्टम या एक धर्म की का राष्ट्र बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आपने अगर पढ़ा हो तो ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो कलकत्ता नहीं छोड़ेंगी, कलकत्ता में रहते हुए ही इंडिया ब्लॉक को लीड करेंगे। तो वो कलकत्ता नहीं छोड़ सकते, वो राहुल की तरह भारत यात्रा पर नहीं निकल सकते, अखिलेश उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस से समझौता नहीं किया सीटों का, 9 उपचुनाव में। तो लोकसभा के चुनावों से तुलना कर लीजिए आप कि किस तरह के परिणाम निकले। ये अगर ये जो ममता के साथ अगर ये लोग जाना चाहते हैं, तेजस्वी जाना चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, लालू के का कितना कहा वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने जैसे रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक को कमज़ोर करेंगी, रीजनल पार्टीज़ को कमज़ोर करेंगी, पर नेशनल लेवल पर केवल एकमात्र पार्टी है कांग्रेस, और राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल के अलावा कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए जो पूरा अटैक है वो राहुल पर है कि उनको आप वो कर दो, तो फिर उसके बाद तो शांति है, मतलब कुछ करना ही नहीं है बीजेपी को। तो 2029 भी आसान हो जाएगा, 2034 भी हो जाएगा। ये क्या है आपको नहीं लगता कि लालू, तेजस्वी, अखिलेश वगैरह ममता बनर्जी के नाम को यूं ही मजे लेने के लिए भी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि होने तो जा नहीं रहा है, वो कुछ कर तो सकती नहीं है। नहीं, ये नहीं, वो जैसा देखिए उसका उसका बीजेपी को फ़ायदा ये मिलता है, उसके 2 फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो मोदी जी का एक बयान आया था और वो वक्तव्य ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास उसकी खुद की तो कोई ताकत नहीं है और वो अपनी सहयोगी दलों की ताकत पर ज़िंदा है, जो कि सच भी है। मतलब लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि भई, उनका ये कहना था कि भई आपकी जहाँ ताकत, आप जहाँ हैं, वहाँ तो आप खत्म हो गए। तो आप अगर महाराष्ट्र में जीते हैं या उत्तर प्रदेश में जीते हैं तो वो आपकी ताकत तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों को भी ये लगता है, अखिलेश को भी ये लगता है और आरजेडी को भी ये लगता है कि अरे ये तो कांग्रेस तो हमारी ताकत पर है। तो वो जो ताकत है वो एक्सपोज हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई इन चुनाव में, बिहार में भी हो जाएगी, क्योंकि जो अ, राहुल का जो करिश्मा है या राहुल का जो असर है मास पर, वो इनमें से किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया कि क्या क्या अखिलेश अलग से प्रियंका का आना भी ये इस करिश्मे को बढ़ाएगा कांग्रेस के खूब लिहाज से? जबरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। बहुत
मतलब काफी, जिसको मैं कहता हूँ कि ताकत दो गुना हो गई है कांग्रेस की। एक वो सपोर्ट सिस्टम भी हो गया, और एक जो जिसको कहना चाहिए ना कि एक्सेसिबिलिटी जो थी लोगों की या विपक्ष की या आम जनता की, आम कार्यकर्ता की, जो राहुल के साथ नहीं बनती थी, वो भी बनने लगेगी। तो अगर ये हो जाता है, मैंने तो ये सजेशन भी दिया है ट्विटर पर कि कांग्रेस को मुक्त हो जाना चाहिए इंडिया ब्लॉक के झंझट से, और कहना चाहिए कि भाई हम इसको आगे नहीं ले जा सकते, आप ले जाइए, और उनको करने देना चाहिए। और पूरी की पूरी जो ताकत है राहुल को, प्रियंका को, वो जो राज्य हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, तो ये कोई घुस नहीं पाएगा। वहां तो तेलंगाना से लगाकर केरल तक कांग्रेस है पूरी की पूरी। इनको अपने राज्यों में अगर ये मेहनत कर लेंगे, तो कांग्रेस के पास जो पूरा स्टॉक है 200 सीटों का, वो बहुत मजबूत स्टॉक है। और कांग्रेस का, अगर आप पाएंगे कि ये जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, झारखंड नहीं ले रहा हूँ, यहाँ कोई उत्तराखंड। रीजनल रीजनल पार्टीज भी नहीं है, जो जिनको हम वोट कटवा पार्टी कहते हैं, या बीएसपी टाइप पार्टीज जो हैं, कि मध्य प्रदेश में थोड़े से इलाके में बीएसपी का असर होगा, विंध्य वगैरह के इलाके में, या भिंड वगैरह के इलाके, भिंड बुरा के, या समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से लगी बॉर्डर्स पर होगा। पर रीजनल पार्टीज इन इलाकों में है ही नहीं। तो कांग्रेस के लिए तो पूरा का पूरा मैदान खाली है इन राज्यों में। और इन राज्यों की जो सीटें हैं, अगर आप गिने तो मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, 40 सीटें ये हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं, 65 सीटें, और 26 सीटें गुजरात की, 91 सीट तो यही है। और फिर आप हिमाचल की 4 सीटें देख लें, उत्तराखंड की 5 सीटें देख लें, पंजाब की ले लें। पंजाब की देख लें, और झारखंड की 14 सीटें देख लें। बहुत बड़ा चंक बनता है ये। वो महाराष्ट्र में इन्होंने जो गेन किया है, या बंगाल में जो गेन किया, वो अपनी जगह है। इसलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस को इन लोगों से, ये जिसको बैगेज कहते हैं अंग्रेजी में, वो उससे मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हेडेक है। ये लोग तंग करते रहेंगे। हम्म। हाँ, ये इनको, जो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि इंडिया ब्लॉक तो मैंने बनाया था। भाई आपने बनाया था ना, अब आप संभालो। ये अगर कर लें, हम्म। पता नहीं, मतलब एक सजेशन है कि कांग्रेस को अब अपनी जो ताकत है, असली ताकत का पता चल गया है इन विधानसभा चुनावों के बाद, हरियाणा और हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। तो अब उसको अपने रिविजिट करना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और नए सिरे से ऑर्गेनाइजेशनली अपने आप को खड़ा करना चाहिए। थोड़ी, मतलब जिसको एक उदाहरण दूं मैं, बड़ा क्रूड होगा, पर उसके पास आरएसएस जैसा कोई कार्डर खड़ा हो जाए, जो डेमोक्रेटिक हो, फेनेटिक नहीं हो, सेकुलर हो, तो वो, वो कांग्रेस काफी उसके हाँ, प्रति। लेकिन उसके लिए सिर्फ 25-50 साल चाहिए उस तरह का कॉर्डर बनाने के लिए। नहीं, बन पूरा। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कांग्रेस जो अपील है इनकी, राहुल की और प्रियंका की, वो खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इन लोगों ने कभी इस दिशा में कोशिश की नहीं। एक जो चीज है वो समझना चाहिए मुकेश जी, कांग्रेस कभी अपोजिशन में रही नहीं। बिल्कुल। तो बीजेपी पूरे समय अपोजिशन में रही। तो अपोजिशन में जब आप रहते हैं, तो आप कॉर्डर खड़ा करते हैं। मतलब जब आप रिबेल होते हैं ना, तब लड़ाई, किले फतेह करने के लिए सेना की जरूरत पड़ती है। ये पूरे इतने आज़ादी के बाद से लगातार किलों में कैद रहे, तो इनको बाहर की हकीकत का पता ही नहीं था कौन। ये तो भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को थोड़ी आंखें प्रदान की है। नहीं तो वो अभी तक तो संजय की आंखों से ही देख रहे थे, मतलब संजय, मतलब मीडिया की आंखों से ही देख रहे थे। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो राहुल जो बार बार कहते हैं कि उन्होंने भारत को देखा, भारत के लोगों से बात की, आम जनता से बात की, उन्होंने खुद ज्यादा नहीं बोले, लोगों को सुना,
तो भाई तुमने सुना तो क्या सुना यार, अब हमको उसको एक्शन में ट्रांसलेट करके बताओ, अगर कुछ बिल्कुल सुना है तो एक वो अ, शादी के बाद का जो एक यूफोरिया है वो तो अब खत्म हो गया, अब उनको घोड़े से नीचे उतर जाना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम सवाल है मेरा, यहाँ के बाद आप क्या देख रहे हैं अडानी के संबंध में, मोदी के संबंध में, राहुल के संबंध, ये नहीं जो देखिए, मैं अभी। ये ऐसे ही चलेगा मुकेश जी, जी। इसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा। सरकार अडानी के मामले में झुकेगी नहीं। आपने देखा 12 दिन हो गए पार्लियामेंट को, अगर मैं सही हूं तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ। सरकार की भी कब कोई रुचि नहीं है, सरकार को पूरा पता है। उन्होंने एक तरफ संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी को लगा दिया है, और दूसरी तरफ वो दुबे जी लगे हुए हैं लोकसभा में, जो गोड्डा के सांसद हैं। जी। तो ये लोग चलने नहीं देंगे पूरे के पूरे मामले को। ये कांग्रेस को भी पता है कि ये लोग क्या करेंगे। हमको असली लड़ाई जो है क्या होती है वो पार्लियामेंट सेशन के बाद देखना पड़ेगी, कि राहुल अब इस पूरे मुद्दे को किस तरह से हैंडल करते हैं। बीजेपी के पास हैंडल करने को कुछ नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो सड़कों पर जा सके। कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको वो सड़कों की लड़ाई का मुद्दा बना सकती है। बिल्कुल देखना यह है कि जो ये एक कमजोर हुकूमत जो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं केंद्र को बहुत कमजोर देख रहा हूँ, मोदी जी को भी कमजोर देख रहा हूँ। पहली बार उनको पार्लियामेंट में इतना समय देते हुए, बोलते हुए, दूसरों को सुनते हुए, प्रियंका के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करते हुए, दूसरों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करते हुए हम देख रहे हैं, देश देख रहा है। और वो ये देख रहा है देश कि इतने बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के धनखड़ साहब, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और उनके खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट देश के, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस, ये बहुत बड़ी घटना है। वो जो नोटिस का पीरियड है 14 दिन का या जो भी है, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। इन लोगों ने कहा कि हम अगले सेशन में फिर लेके आएंगे। एक जो मॉरल प्रेशर अपोजिशन बना सकता है वो तभी बना सकता है जब अपोजिशन में नैतिक बल हो, नैतिक ताकत हो। और वो नैतिक ताकत अपोजिशन ने या राहुल ने दिखाई है, कि भाई आप हम पर इतने आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद हम आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। बिल्कुल आपको अगर लगता है कि हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप हम पर मुकदमा चलाइए। आपको लगता है सोरेस कर रहे हैं तो उनको लाइए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसलिए ये अब पूरा जो मामला है ये लंबा चलेगा। सॉरी। और मैं तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि जो अल्टीमेट है हम लोगों का वो ये डेमोक्रेसी है, पावर नहीं है। बिल्कुल तो डेमोक्रेसी अगर रहती है या और चीजें बनी रहती हैं, इतना प्रेशर इंटरनेशनल चीज़ों का हो रहा है कि हंगर इंडेक्स में आप कहाँ जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कहाँ जा रहे हैं, मीडिया की फ्रीडम में कहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आप बताइए कि ये मुफ्त का अनाज कब तक देंगे। आप क्या जवाब देंगे? क्या आप ये जवाब देंगे कि, मतलब वो उन्होंने पूछा कि आप रोजगार क्यों नहीं दे सकते मुफ्त का अनाज, तो सरकार क्या जवाब देगी? तो सरकार यही जवाब देगी कि भाई मुफ्त का अनाज ही रोजगार है हमारे लिए। तो मतलब इतने करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दे सकते बिल्कुल हैं? और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो देख रहे हैं हम, अभी 12 तारीख को और देखिएगा, ये जो बिल्कुल। विधेयक, जो कानून है धर्म स्थलों वाला, जी 1947 तक की जो के समय का, जो चंद्रचूड़ साहब ने जिसको
पानी में मिला के डाइल्यूट कर दिया, जिसके कारण पूरा असंभल और ज्ञान व्यापी हुआ, वो 12 तारीख को तय होगा। 12 तारीख से सुनवाई है। बिल्कुल। वो अगर उलट जाता है और पूरा का पूरा इनका जो हिंदुत्व का मंदिर ढूंढने का अभियान बंद हो जाता है, वो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कई प्रेशर्स काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और जी, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का कार्यकाल सबसे कम, बहुत छोटा है। तो बिल्कुल। वो अगर कुछ बड़े काम करके निकल जाएंगे तो आप सोचिएगा कि क्या क्या इस देश में हो सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसले बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास बचे हुए। जी बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रवण जी। जी इस दिलचस्प बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।